विश्व में भारत की स्थिति के बारे में बात करते हुए सद्गुरु एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि भारत कैसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। वे राष्ट्रवादी जुनून तथा भारत की सूक्ष्म शक्तियां जैसे शांति, योग तथा अन्य विषयों पर भी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पहला, सद्गुरु, संघर्षों और विपत्तियों से भरे हुए इस विश्व में आप एक ज्यादा शांतिमय तथा सामंजस्यपूर्ण विश्व बनाने में भारत की खास विशेषताओं की क्या भूमिका देखते हैं? सद्गुरु कहते हैं, यह दुनिया सिर्फ एक ग्रह नहीं है। दुनिया का अर्थ है इसके लोग। अगर आप वास्तव में शांति के लिए चिंतित हैं, तो बदलाव की जरूरत व्यक्तिगत स्तर पर है। शांत लोग एक शांत विश्व का निर्माण करते हैं। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जरूरत है शांति की, संस्कृति की। कैसे लोग अपने शरीर को, अपने मन को और साथ ही अपनी भावनाओं और ऊर्जाओं को एक शांतिमय अवस्था में बनाए रख सकते हैं। हमारी संस्कृति में कुछ पीढ़ियों पहले हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सरल प्रक्रियाएं होती थी जो उनकी आंतरिक खुशहाली का ख्याल रखती थी। दुर्भाग्यवश आज अगर आप एक शब्द योग का उच्चारण करते हैं तो लोगों को बस एक ही ख्याल आता है कि आपको अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर किसी असंभव सी लगने वाली मुद्रा में लाना है। नहीं, योग एक खास स्तर पर अपने अंदर सही ढंग की रासायनिक स्थिति बनाने का विज्ञान है। अपने अंदर एक ऊर्जावान, संतुलित तथा आनंदपूर्ण परिस्थिति बनाने के लिए हमारी संस्कृति में गहन तकनीकें हैं। हमें बस इन्हें सीखने और अमल में लाने की चाह होनी चाहिए। हर एक विचार और भावना के समानांतर हमारे शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। अगर आप शांत हैं तो आपके शरीर के अंदर रासायनिक अवस्था एक खास तरह की होगी, और अगर आप वैसी रासायनिक स्थिति अपने अंदर बना सके तो आप स्वाभाविक रूप से शांत रहेंगे। सही प्रकार के अभ्यास करके आप अपनी अंदरूनी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं और इसको उस स्तर पर ला सकते हैं कि बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, आप हमेशा शांत रहेंगे। शांति और आनंद इस बात की गारंटी है कि आप अप्रिय काम नहीं करेंगे। अगर आप अपने अंदर सुखद अवस्था में हैं तो आप दूसरों के साथ अप्रिय व्यवहार क्यों करेंगे? हमारी संस्कृति में ऊर्जावान, संतुलित तथा आनंदपूर्ण आंतरिक परिस्थिति का निर्माण करने की गहन तकनीकें हैं। हमें बस इन्हें सीखने और अमल में लाने की इच्छा चाहिए। यदि कोई ऐसा काम है जिसे करने के लिए हमारे देश के लोगों को प्रतिबद्ध होना चाहिए, तो वह है पूरी दुनिया के आंतरिक बदलाव का रास्ता बनाना। प्रश्न दूसरा, हम जब भारत की सूक्ष्म शक्तियों की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसके मुख्य तत्व क्या है? भारत की इन सूक्ष्म शक्तियों का सार क्या है? सद्गुरु कहते हैं, राष्ट्र बनते हैं वंश, धर्म, भाषा या जातीयता के आधार पर। हालांकि भारत आश्चर्यजनक रूप से इन सब तथा और भी कई अन्य तत्वों के जटिल मेल का परिणाम है। समानता या एक रूपता एक राष्ट्र के बनने का आधार होती है, लेकिन भारत इस फॉर्मूले के बिल्कुल विपरीत है। भूतकाल में हम भले ही 200 राजनीतिक टुकड़ों में बटे हुए थे, फिर भी हमें एक ऐसी इकाई के रूप में देखा जाता था जिसमें सांस्कृतिक एकता थी। लेकिन इस उपमहाद्वीप को एक अस्तित्व, एक इकाई के रूप में क्यों देखा जाता था? देखिए तो यहां पर हर 50 मील की दूरी पर लोग अलग दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, उनका पहनावा, भोजन अलग है, उनके बारे में सब कुछ अलग है।
इसका कारण यह है कि यह भूमि हमेशा से जिज्ञासुओं की रही है। यह जमीन विश्वास करने वालों की नहीं है। यही इस संस्कृति का सार है। एक जिज्ञासु कभी विश्वास करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आप तभी खोज करते हैं जब आप यह समझ जाते हैं कि आप जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया में आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति की संस्कृति का निर्माण करना चाहिए, धर्म आधारित नहीं। संसार में सभी झगड़ों का मूल एक ही है, चाहे लोग इसे अच्छे और बुरे के साथ बीच का संघर्ष बताए, और वह है एक व्यक्ति का विश्वास बनाम दूसरे व्यक्ति का विश्वास, चाहे वह धार्मिक हो या अन्य प्रकार का। जिस पल आप किसी एक चीज को मान लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप दूसरी सभी चीजों के लिए अंधे हो जाते हैं। और जब आप खोजते हैं तो कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप झगड़ा करेंगे। विश्व को इसकी बहुत आवश्यकता है। हम जब झगड़ते हैं तो नष्ट करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं तो निर्माण करते हैं। प्रश्न तीसरा, पिछले कुछ वर्षों में भारत की वैश्विक छवि उन्नत हुई है और इसके साथ ही भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की मान्यता भी बढ़ी है। अब पूरी दुनिया से भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रिया को कैसे समझाएंगे? सद्गुरु कहते हैं, हमेशा से माना जाता है कि समृद्धि संपन्नता से खुशहाली होती है, लेकिन यूरोप में जहां कई दशकों से लगातार समृद्धि बनी हुई है, 38% लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। अमेरिका में लगभग 70% वयस्क लोग डॉक्टरों से दवाइयां लेते हैं। यह तो खुशहाली नहीं है। आजकल लोग ज्यादा तनावग्रस्त तथा मानसिक रोगी है और अपने आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए वे जो भी तरीके आजमा रहे हैं, वे काम नहीं कर रहे। इसलिए योग की ओर मुड़ना बहुत स्वाभाविक है। मनुष्य की खुशहाली के लिए यौगिक विज्ञान ही एकमात्र तकनीक है जो 1500 से भी ज्यादा वर्षों से जीवित है। आज 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में योग का अभ्यास कर रहे हैं। वह इसके फायदों की वजह से है। यह वास्तव में काम करता है। योग का मूल उद्देश्य यह है कि आपके जीवन के अनुभव को इतना बड़ा और सर्वसमावेशी बना दे कि आप केवल एक व्यक्ति न रह जाए, बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया बन जाए। मैं सामान्य रूप से कभी इसके लाभों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मैं उन्हें योग के साइड इफेक्ट मानता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर इसके शारीरिक और मानसिक लाभ तो है ही। ज्यादा शांत, आनंदपूर्ण एवं स्वस्थ होने के रूप में आप स्पष्ट बदलाव पाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो चमत्कारिक रूप से अपनी असाध्य बीमारियों से बाहर आ गए हैं। लेकिन यह योग का मूल स्वभाव नहीं है। योग का मूल उद्देश्य आपके जीवन के अनुभव को इतना बड़ा और सर्वसमावेशी बनाना है कि सिर्फ एक व्यक्ति होने की जगह आप एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया बन जाए। हर व्यक्ति की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह अभी जो है उससे कुछ अधिक हो जाए। आप जो खोज रहे हैं वह असीमित विस्तार है। असीमित विस्तार कभी भी भौतिक साधनों से नहीं हो सकता। यह तभी हो सकता है जब भौतिकता से परे कोई आयाम आपके अंदर एक जीवित वास्तविकता बन जाए। इस आयाम का अनुभव करना ही योग का सच्चा उद्देश्य है। तो इस अर्थ में वह सिर्फ योग ही है जो मानवीय खुशहाली को सही तौर पर संबोधित कर सकता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए
कि राष्ट्र की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक प्रभाव के बिना आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। वे एक अपंग पक्षी की तरह हो जाते हैं। प्रश्न चौथा, अब सारी दुनिया में घूमे हैं तथा भारत की आध्यात्मिकता और परंपराओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारतीय मूल्यों एवं योग जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बारे में विश्व की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? सद्गुरु कहते हैं, मैं सारी दुनिया में देख रहा हूं कि आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए लोग जैसे दरवाजे खोल रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि विश्वविद्यालय भी जो प्रतिरोध के अंतिम गढ़ होते हैं इन्हें अपना रहे हैं। शिक्षाविद कभी भी दिव्य दर्शिता या अध्यात्म को अपने जीवन का भाग नहीं बनाते, लेकिन अब वे भी अपने विद्यार्थियों के लिए सप्ताह भर के सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। और 3 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया था। तब 177 राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया और आगे बढ़ाया। किसी अन्य प्रस्ताव को कभी भी ऐसा समर्थन नहीं मिला था। यह लगभग ऐसा था जैसे सारा विश्व भारत द्वारा ये कदम उठाए जाने का इंतजार कर रहा था। इंसानी खुशहाली तब तक नहीं आएगी जब तक हम अंदर की ओर नहीं मुड़ते, क्योंकि हर इंसानी अनुभव अंदर ही पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अर्थ है कि हम खुशहाली को विज्ञान की तरह देख रहे हैं, किसी विश्वास की तरह नहीं। आपके लिए कुछ संयोग से हो जाए ऐसे नहीं। हम खुशहाली लाने के लिए सितारों की ओर नहीं देख रहे। हम जागरूकतापूर्वक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की ओर देख रहे हैं जो खुशहाली लाएगी। खुशहाली की तलाश में लोगों ने हमेशा ऊपर भगवान की ओर देखा और हमेशा लड़ते रहे। फिर उन्होंने बाहर की ओर देखा और धरती को तहस नहस कर दिया। लेकिन खुशहाली तभी आएगी जब हम अंदर की ओर मुड़ेंगे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अंदर की ओर है। मानव खुशहाली तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे अंदर की ओर नहीं मुड़ते, क्योंकि मनुष्य के सभी अनुभव अंदर से ही पैदा होते हैं। जब आप यह बात समझ लेते हैं तब योग बहुत सार्थक हो जाता है। जैसे जैसे मानवीय बुद्धिमत्ता और तेज होगी, आप देखेंगे कि अगले 25 से 50 वर्षों में योग सारी दुनिया में एक नियम बन जाएगा। यह अपवाद नहीं रहेगा। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अंदर की ओर है। प्रश्न 5, भारत की सूक्ष्म शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपकी दृष्टि में सरकार तथा अन्य संगठनों की भारत की सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ाने में क्या भूमिका होनी चाहिए? सद्गुरु कहते हैं, भारत को आगे बढ़ाने या ढकेलने की बात काम नहीं करने वाली। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन हमारी बात मान रहा है और कौन नहीं। हम अगर उन्नत होते और चमकते हैं, अगर हम प्रकाशमान हैं, तो लोग जरूर ही उस दिशा में आएंगे। हमें ऐसे व्यक्तियों के निर्माण में निवेश करना चाहिए जो लोगों को दिशा दिखाने के लिए एक प्रकाश गृह हो। इस संस्कृति की विशेषता व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारना रहा है। दुर्भाग्यवश पिछली कई पीढ़ियों से हमने इसमें पर्याप्त निवेश नहीं किया है। लंबी अवधि से हमारे यहां जबरदस्त प्रभावकारी व्यक्तित्व उभरे हैं। योगिक कथाएं बताती है कि कैसे यहां पर इस तरह के मनुष्य पैदा हुए जिनसे देवता भी ईर्ष्या करते थे। उस तरह की महान प्रतिभाएं इस देश में रही है। तो ये वो चीज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यदि आप हर पीढ़ी में इस तरह के लोग निर्मित करें, उसके बाद देखते हैं कौन इस देश को नजरअंदाज कर सकता है। प्रश्न 6, पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहां राष्ट्रवादी जुनून और प्रांतीयता काफी बढ़ी है। आप इन विभाजनों को दूर करने और ध्रुवीकरण को कम करने में सांस्कृतिक कूटनीति की क्या भूमिका देखते हैं?
सद्गुरु कहते हैं, मुझसे यह बार बार पूछा जाता है कि क्या भारत एक असहिष्णु देश बनता जा रहा है। अपने आसपास जहां तक मैं सांप्रदायिक और अन्य प्रकार के संघर्षों के संदर्भ में देखता हूं, मुझे लगता है कि पिछले 70 वर्षों में हमारी जो स्थिति रही है उसकी अपेक्षा आज हम काफी बेहतर है। आज आप किसी भी गांव में, किसी भी समुदाय में जाइए, जाति और समुदाय के भेदभाव काफी मात्रा में कम हो गए हैं, पर आज भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। बात सिर्फ यह है कि आज वह हर व्यक्ति जिसके पास फोन है पत्रकार हो गया है। तो देश के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है तो वो आपकी बैठक में आ जाती है। दूसरी बात यह है कि आज बहुसंख्यक समुदाय में एक तरह की असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में जनसांख्यिकीय बदलाव तेजी से और प्रयत्नपूर्वक हो रहे हैं। इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, पर उत्तर पूर्व में, लक्षद्वीप में, केरल में पिछले 30-40 वर्षों में जनसांख्यिकीय बदलाव बहुत तेजी से हुए हैं। अगर ऐसे बदलाव कई 100 वर्षों में होते हैं तो ये लोगों का चयन है, लेकिन जब ये इतने कम समय में होता है और इसके लिए इतने सक्रिय अभियान चलते हैं तो अन्य लोग असुरक्षित महसूस करेंगे ही, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ISIS के कारण क्या हो रहा है और कश्मीर में क्या हुआ है, जहां एक खास समुदाय को 2 दशक पहले सारे के सारे समुदाय को अपने घर, इलाके छोड़कर भागना पड़ा था। तो सभी में यह समझ होनी चाहिए कि इतनी तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव न करें। प्रश्न 7, क्या आपको लगता है कि सूक्ष्म शक्तियों से आतंकवाद के अभिशाप को और उसे बढ़ावा देने वाले घातक विचारधाराओं को कम करने में मदद मिल सकती है? यदि हां, तो किस तरह से? सद्गुरु कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, व्यक्तिगत बदलाव ही एकमात्र हल है। हमें इस दुनिया को ऐसा बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति एवं जीवन को यह अवसर मिले कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सके, क्योंकि यही वो बात है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। इस संस्कृति, जिसे हम भारत कहते हैं, के पास ऐसे साधन हैं जिनसे ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जिसमें अंदर की गति हो, जो हर मनुष्य को बिना किसी दूसरे जीवन को बाधा पहुंचाए उसकी पूर्ण संभावना तक खिलने में सहायक होगी। इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा, हमें समझना चाहिए कि धार्मिक आतंकवाद क्यों होता है। हालांकि कोई भी इसे कहना नहीं चाहता। सिर्फ एक ही नहीं, दुनिया की कई धार्मिक पुस्तकों में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो हमारे साथ नहीं है मार दिए जाने योग्य है। चाहे किसी भी कारण से यह उत्तेजित करने वाले शब्द पवित्र ग्रंथों में आए हो, अब समय आ गया है कि जो लोग इन ग्रंथों को मानते हैं, उन समझदार लोगों को इन ग्रंथों में से ऐसे शब्द निकाल देने चाहिए जो उचित नहीं है। यदि सभी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक ग्रंथों में से हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले शब्दों को निकाल देने पर विचार करने के लिए तैयार हो, तभी किसी समाधान की संभावना होगी। हमें आंतरिक बदलाव की क्रांति की आवश्यकता है, दूसरों को बदलने के लिए बाहरी आक्रामकता की नहीं। प्रश्न 8, विश्व के सभी महाद्वीपों में भारतीय मूल के लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। इस वर्ष इनमें से बहुत से लोग पवित्र नगरी वाराणसी में होने वाले 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आएंगे। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के प्रचार प्रसार में आप प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका देखते हैं? सद्गुरु कहते हैं, मैं कहूंगा कि अगर आप में अखंडता है तो भारत में करने को बहुत कुछ है। मैं अखंडता पर जोर दे रहा हूं क्योंकि भारत में इसकी बहुत कमी है। इस देश में हमें जो चाहिए वह आवश्यक रूप से सिर्फ विदेशी मुद्रा नहीं है। धन तो हमारे पास है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, स्पष्ट हो, उद्देश्य पर केंद्रित हो तथा पूर्ण रूप से निष्ठावान हो।
आज भारत आर्थिक समृद्धि की दहलीज पर है। मैं जब आर्थिक समृद्धि की बात करता हूं तो शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा। हमारे देश में ऐसे 60 करोड़ लोग हैं जिन्होंने जीवन भर ठीक से खाना नहीं खाया है। हम अगर अगले 5 से 10 वर्षों तक सही ढंग से काम करें तो हम बड़ी संख्या में लोगों को जीवन के एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जा सकते हैं। सिर्फ परोपकार से नहीं, बल्कि प्रगति के मार्ग से। हम सीमा पर बैठे हैं और हम सही मार्ग पर हैं। समस्या यह है कि हम सीमा पर बहुत ज्यादा दिनों से हैं। विशेष रूप से जब आप सही मार्ग पर हो और आप एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहे तो आप कुचल दिए जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हम चले और तेज चले। तो अगर आपको लगता है कि आप में अखंडता है तो कृपया आइए और भारत में रहिए। यहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। धन्यवाद।